नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का स्टार सिटी न्यूज़ पे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इंद्र बहादुर सिंह जी हैं, जो कि मंडल के अभी उपाध्यक्ष बनाए गए हैं उत्तम नगर मंडल से। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। सबसे पहले अपनी पूरी टीम को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? पार्टी ने आपको एक जिम्मेदारी सौंपी है उपाध्यक्ष की। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मैं अपनी पहली जिम्मेदारी के विषय में बता दूं बताइए सर। कि हमें पार्टी ने मंडल में उपाध्यक्ष पद दिया है, तो निश्चित रूप से उसकी राजनीतिक उम्मीदें कुछ होंगी। बिल्कुल। और हमसे उम्मीद जो है वो यही हो सकती है कि मैं किस तरह से पार्टी को मजबूत करूं। एक पार्टी जब सत्ता में होती है तभी अपनी नीतियों को, अपने विचारों को लागू कर सकती है। अगर बाहर हैं तो नहीं लागू आप कर सकते हैं। तो और चेयर पे तभी आप रहेंगे जब आप मजबूत हों, सीटें जीतें। तो हमारा काम है लोगों को बताना कि यह पार्टी के विचार क्या है, क्या नीतियां हैं, किस तरह से यह देश को आगे ले जाना चाहती है, देश को मजबूत करना चाहती है। इसी स्तर पर नहीं, स्थानीय या अपने देश के स्तर पर नहीं, पूरे विश्व में कैसे मजबूत ये पार्टी करना चाहती है देश को। तो निश्चित रूप से जिस भी तरह से मजबूत होगी पार्टी वह करेंगे। अब पार्टी की मजबूती वोट से है। हम लोगों को कन्विंस करते हैं कि देखिए दूसरे से और इनमें क्या अंतर है, ये क्या कर रहे हैं, कैसे आपका देश बढ़ रहा है, मान सम्मान से लेके सारी चीज़ें। तो हम वह सब कुछ बताते हैं, करते हैं, पूरा एक्टिव रहते हैं। सर मगर आम आदमी पार्टी की जो पॉलिसी थी शुरुआत में, पानी बिजली और शिक्षा फ्री की जो थी उनकी जो पॉलिसीज, आज वो हर जगह वही पॉलिसी चल रही है, चाहे वो बिहार चुनाव हो, चाहे वो पंजाब चुनाव हो। सर थोड़ा मुझे 2 मिनट 5 मिनट का टाइम दीजिएगा इस पर बताने के लिए। देखिए, एक अगर आपका एक बच्चा है तो वो कोई डिमांड करता है, वो तो अपने लेवल से डिमांड करेगा, वो चीज़ उसके लिए हानिकारक है। लेकिन बीइंग पेरेंट गार्जियन आपको डिसाइड करना है उसे क्या देना है। इसी तरह से जनता है, उसको ये नहीं मालूम है कि इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, हाईवे बनेंगे, रेलवे बनेंगे और सब कुछ साफ सुथरा रहेगा, एजुकेशन आगे बढ़ेगा, स्वास्थ्य की सेवाएं अच्छी रहेंगी और कंपनियां खुलेंगी, इंडस्ट्रीज खुलेंगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, हर तरह की चीज़ें कैसे ये आगे बढ़ेंगी, आम जनता को थोड़ा नहीं मालूम होता है। और निश्चित रूप से अब आप ये देखिए कि जब आप जैसे आज हाईवे बन रहे हैं, कितने इस एक्सप्रेस वे बन रहे हैं और नए नए जो है एयरपोर्ट जो एक्टिव किए जा रहे हैं। आप देखिए, चाहे सभी ट्रेनों को बदला जा रहा है, नई ट्रेनें आ रही हैं और नई ट्रेनें आ रही हैं तो वह बनेंगी भी, वहाँ पे भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो ये देश आगे जाएगा, इसी तरह से जाएगा ना। अब लोगों को ये बताया जाएगा कि देखो देश जब आगे बढ़ेगा ना, देश तरक्की करेगा, उसी में आपकी तरक्की है। लेकिन लोग समझते नहीं हैं, तो उसका फ़ायदा राजनीतिक लोग उठाते हैं। उन्होंने जो है आपको कुछ पैसे दे दीजिएगा कि आपको इतना यूनिट माफ़ कर देंगे, आपको 2500 रुपये महीने ले देंगे, कभी उनको पकड़ा दिया कोई, बस व्यक्ति इसी में खुश है, नहीं जान रहा है कि इसका दूरगामी परिणाम क्या होगा, आगे चल करके क्या होगा। अच्छा, तो दिल्ली की राजनीति में बात करेंगे। अब सरकार बनी है आपकी 27 वर्षों बाद, तो क्या देखते हैं इन 5 महीनों में, किस तरह का बदलाव देखते हैं और क्या आगे भविष्य है दिल्ली का? सर देखिए, मैं यहाँ पे 8 साल होने जा रहा है। जब आया था तब इसमें सीवर का पानी आ रहा था, आज भी वही बात है। 11 वर्षों में देखिए, एक बात ध्यान रखिए, जब आप चेयर पे रह करके एक दूरदर्शिता पूर्ण ढंग से काम नहीं करते हैं तो अगले आने वाले के लिए बहुत भार की स्थिति हो जाती है। आप सोचिए कि 11 साल में ये पानी, मान लीजिए बिजली को मैं सेटिस्फैक्ट्री मानता हूँ, पानी का जहाँ तक सवाल है, पूरे दिल्ली में सीवर और पानी की समस्या है। आप यह बताइए कि 11 साल में आप साफ पानी नहीं दे सके, तो आप रेवड़ी बांट रहे थे, लोग उसी में फंसे और आप उसी को दे रहे थे। तो निश्चित है कि जो नया आएगा थोड़ी देर के लिए उसको भी रेवड़ी देनी पड़ती है। तो इसीलिए आपको सर दिल्ली में अब सरकार बनी तो पानी मिलेगा लोगों को? देखिए, अभी ठीक है, 4 महीना हुआ है। पहली बात तो आप देखिए, जो हमारे हरियाणा से पानी आता था वो ओपन में आता था। आपको मालूम होगा कि उसकी व्यवस्था हो रही है कि वो ढका हुआ है पानी। तो पहली बात तो वहाँ पे जो पॉल्यूशन जो होता था वो रुकेगा।
और जो यहाँ पे घरों में आ रहा है, एक्चुअली दिल्ली में तमाम जगहों पे जो पानी की पाइपें हैं ना टूटी हुई हैं। और आप जानते हैं कि सीवर की लाइन नीचे होती है और उसके ऊपर पानी का होता है। अच्छा, सीवर भी बहुत पतले पतले हैं, वो चोक हो जाते हैं, और जब चोक हो जाते हैं तो जब उसका वो गंदे पानी का वो जब ऊपर उठेगा तो वो टूटी हुई पाइपें जो है ये पानी के उसमें पानी मिलता है। अब इसको अगर आप ठीक करना चाहेंगे तो मैं आपको बताऊँ, आप खुद भी समझ सकते हैं, ये छोटा काम नहीं। अगर हमारा पानी वो साफ़ करना चाहेंगे तो यहाँ खोदेंगे, 3-4 दिन तक तो पानी हमें खुद नहीं मिलेगा, प्रबंध करना पड़ेगा, तब जाके ये ठीक होगा। आप उम्मीद लगाते हैं आप? बिल्कुल। हम देखिए, हम निश्चित रूप से 5 वर्ष के ही लिए तो जनता ने चुना है। हमारा अगर काम नहीं रहेगा तो हम क्या कह के वोट मांगेंगे? हम कुछ तो बताएंगे। सरकार निश्चित रूप से ऐसा काम करेगी जिसको हम बता करके 5 साल बाद जो है वोट मांग सकते हैं, वो हमें आगे के लिए चुन सकती है। लेकिन ये बड़े काम है, कोई छोटा मोटा काम होता है वो तो थोड़ी देर में हो जाता है, लेकिन इसमें समय लगे। 4 महीने में क्या होता है? 4 महीने तो खाली प्लान बनाते हैं कि इस पर इतना बजट, ये यही हो पाता है। अच्छा, पवन शर्मा जी यहाँ के विधायक हैं मौजूदा, उनके काम थोड़े बताएंगे? सेटिस्फाइड है पब्लिक अब तक? देखिए, पब्लिक जिस बात में सेटिस्फैक्शन चाहती है, थोड़ा सा आप सोच सकते हैं। और अब जैसे हम लोग जाते हैं तो लोग कहते हैं कि हमारा वो राशन कार्ड नहीं बना है, तो हमारा ये नहीं बना है। अच्छा। ठीक है, आप खुद जानते होंगे हजारों लाखों राशन कार्ड जो है फर्जी बने हैं। पहले उसका केवाईसी हो रहा है कि ये फर्जी खत्म करो। वो जो फर्जी मालूम हो जाएगा, जितना वो शॉर्ट आउट कर लिए उसको निकाल देंगे, उसकी जगह पे वो दूसरे लोगों का बन जाएगा। अब मोदी का तो इस संबंध में कि ये वन राशन का, ये वन नेशन का, ये कितनी बड़ी बात है। पवन शर्मा आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और बताऊं पवन शर्मा जी की बात, वो हम लोग कभी कभी उनसे कहें कि यहाँ पे थोड़ा सा लोगों के यहाँ आइए भाई, जिनके ओर से आप जीते, धन्यवाद देने के लिए। तो उनका कहना था कि असल में मैं सोचता हूँ कि जाने पर लोग समस्याएं बताते हैं, तो कुछ सेटिस्फैक्टरी काम हो जाए तो चलूँ। देखिए उनका वो, अच्छा, इतना काम शेष है, इतनी अव्यवस्था है, सफाई, कूड़ा, सड़क, सारी चीज़ें, एक बिजली को छोड़ दीजिए तो कहीं पे भी नहीं। स्वास्थ्य के लिए चले जाइए, चाहे आप पढ़ने बच्चों के लिए भी जाइए, स्कूल में जाइए, चारों तरफ की स्थिति पानी, और ये तो छोड़िए, बिल्कुल ख़राब है, किसी कोने पे अच्छा नहीं है। भाई बिजली को मैं छोड़ दे रहा हूँ, भाई ठीक है वो मिल रही है। तो पवन शर्मा का प्रयास है, 4 महीने अभी हुआ है, और इसमें जानते हैं आपको जो है एक पहाड़ पूरा हटाना हो तो वो आप 4 महीने में कितना खोद लेंगे? उसमें समय लगेगा। प्रयास रहेगा सर आगे। जितेंद्र जी, मैं आपको बताऊं कि 5 साल दिल्ली की समस्या को दूर करने के लिए, अच्छा करने के लिए 10 साल का समय चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कोई अगला टर्म जो है, अगला 5 साल टेन्योर हमें यही दे देगा। 5 साल में निश्चित होंगे। पवन शर्मा हो, हमारी कमलजीत सहरावत जी हों, और हमारे यहाँ के हों, चाहे राष्ट्रीय स्तर के नेता हों, निश्चित रूप से मोदी जी की तो प्लानिंग समग्र देश के लिए है। और आप बनारस में, तो आप यहाँ की बात है कि थोड़ा सा हट के बात बोल दूँ, अगर आप बनारस में इसके विषय में जानते होंगे, मैं बनारस का रहने वाला खुद हूँ। बनारस में मोदी जी ने वह काम किया है, लोग कहते थे न कभी कि क्या बना देंगे, क्या कर देंगे, क्या नहीं कर देंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप तो पहले का देखे नहीं होंगे, जो पहले का बनारस देखें, आज जाते हैं, अगर 5 साल बाद गए होंगे, 6 साल बाद, तो उनके मुंह से कुछ देर तक तो वो बोल नहीं पाते, इसे खड़े होकर देखते हैं कि ये क्या बनारस में हो गया। मैं अतिशयोक्ति नहीं बता रहा हूँ, आप जाके देख सकते हैं। इतना डेवलपमेंट की सचमुच में ये निकलता है मुझसे कि मोदी है तो मनकून है। तो आप बताइए मोदी जी के बारे में, इन 11 सालों में क्या काम हुआ और आपको क्यों मैं बता रहा हूँ। पसंद है? पहली बात तो मैं थोड़ा टाइम दीजिएगा, मैं ये बताना चाहूँगा कि उनका मनोविज्ञान कैसा है, कुछ बातों से आप जानेंगे। बहुत पहले मैं BHU में था वहाँ पे, और मेरा एक बार जो है ट्रांसफ़र एज ए सेक्शन ऑफिसर एक कॉलेज में हुआ, BHU के कॉलेज भी हैं वहाँ पे उनके पास। तो वहाँ गया तो यही एडमिशन का समय था, तो बच्चे होता है ना कि आप अटेस्टेड सर्टिफिकेट TC दो, तो कभी कभी अगर वो घर से लेकर के तैयार करके नहीं चला है तो वहाँ पहुँच करके वो सोचता था हो जाए तो वो ढूंढता था, गेस्टेड ऑफिसर होता है ना कि भाई इतने लोग जो अटेस्ट कर सकते हैं। तो मेरे इस स्कूल में आते थे, तो
वो कहते सर हो जाएगा। तो हम अपने सबऑर्डिनेट जो है नीचे काम करने वाले पूछते हैं कि क्यों भाई, क्योंकि इनिशियल काम तो वही करेंगे ना। तो वो पूछते थे बच्चे से, तुम यहाँ पढ़े हो? तो कहे नहीं सर। कहे तब जाओ, नहीं होगा। मैं सोचा अपने मन में कि ठीक है, नहीं हुआ उसका। मैं अगर वो लड़का यहाँ का पढ़ा, जबकि उसी देश का है, अरे पटना में पढ़ा, बंगाल में पढ़ा, क्या है ये यहाँ पे पढ़े हो, तब तो हम जो है ये तुम्हारा टेस्ट कर देंगे, ये सारी चीज़ें जांच पड़ताल कर देंगे। अब वो चला जाता था। आप बताइए, एक बाहर से लड़का, बिहार का है, बंगाल का है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आया है बनारस में, वो कहाँ किसके एक साधारण से लड़के को कौन गस्टेड ऑप्शन मिलता है? मोदी जी ने कहा कि कोई भी लड़के को अटेस्टेड सर्टिफिकेट या अटेस्टेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लड़का खुद अटेस्ट कर देगा और उसको वो लोग एक्सेप्ट करेंगे। और जब उसको चाहे आप अपॉइंटमेंट लेटर देने जा रहे हैं और एडमिशन देने जा रहे हैं, उसको बुलाइए, वो सब ओरिजिनल लाएगा, उसको देख करके ओके करके दे दे। आप ये बताइए, लड़के आते हैं कि कहते हैं कि बहुत अच्छा हो गया। आप यह बताइए, क्या यह कोई टेक्नोलॉजी थी? कोई यह टेक्नोलॉजी थी? टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई थी कि समय बीतने के साथ वह चीज़ आती हैं और पहले नहीं था, ये कौन सी चीज़ थी? लेकिन बात यह है कि आपका ध्यान कहाँ जाता है। एक देश के आप कहीं के भी अगुआ है, लीड कर रहे हैं, तो आपका ध्यान कहाँ जाता है? उन बच्चों पे मोदी का ध्यान गया। देखिए, मोदी जी का ध्यान गया, कोई भी लाल बत्ती नहीं। क्यों? क्योंकि लोग अपना जाते थे और कि हम मोदी निकालना। आप इसके पीछे सोचिए, मोदी जी का मनोविज्ञान कैसे वो सोचते हैं और क्या उनके दिल में है, उनका क्या विचार है। मैं कहूँगा कि वो, मैं उनको क्या कहूँ, एक अवतारी पुरुष। और सुन लीजिए, ये बताइए, सिलेंडर ये गैस वाली योजना, हाँ, ये इसमें कोई टेक्नोलॉजी है बांटने में? लेकिन उन्होंने सोचा कि माँ बहनों की आंखों से आंसू निकलता है। सोचिए, बस मैं 60 में बोलता चाहूँगा। यहाँ पे देखिए, ये टेक्नोलॉजी जुड़ी, शौचालय ईंटें और मिट्टिया बालू सीमेंट से जोड़ना, ये टेक्नोलॉजी है कोई? ये तो नहीं ना कहेंगे कि हम 6G का वो टेस्ट कर रही हैं, या कोई हाइपर मिसाइल या कुछ बनाना है, या कहीं मार्स या कहीं पे वो रॉकेट या कुछ भेजना है, ऐसा तो नहीं है ना। ये केवल सोचने की बात है। आप बताइए, आज़ादी के बाद से जितने लोग भी हैं, किसी ने क्यों नहीं छुआ, क्यों नहीं सोचा? क्या ऐसा तो नहीं था कि आपके पास बहुत सीमित समय था और जिसमें आप ये कह सकते थे कि अरे इतने समय में हम क्या सोचें, अरे 6 दशक में क्या सोचे, क्या आप बात कर रहे हो? कांग्रेस का बिल्कुल। तो ये मोदी जी ने शौचालयों का जाल बिछा दिया। और देखिए, यही जो है LAC, एक LOC है पाकिस्तान से, लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये कांग्रेस से पूछा जाता था इंफ्रास्ट्रक्चर के विषय में। आप जानते हैं कि चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। वो अगर हमसे कोई भी क्लैश हो तो तुरंत सेनाएं पहुंच जाएंगी, लेकिन हमारी सेनाएं नहीं पहुंच सकती। जब कहा गया कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कि क्या स्थिति है और होना चाहिए, तो कांग्रेस का जवाब था कि हम अगर वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छे रोड है सब बना देंगे, तो वो हमारे ही रोड का इस्तेमाल करके हमारे में घुस आएंगे। ये नपुंसकता से भरा बयान, सोचिए कितनी शर्म की बात है। आप ये कह रहे हैं कि हम, मतलब आपकी औकात कोई नहीं है कि वो आपके रोड का इस्तेमाल करके चले, आप में कुछ दम ही नहीं है। देखिए, आज राजनाथ सिंह के नेतृत्व में और जो है वहाँ पे क्या इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है। जिस समय जो है, आप देखिएगा आगे आने वाले समय में हमारी सेनाएं चाइना से पहले पहुंचेंगी। आज हमारी सेना, लगता है हमारी इकोनॉमिक, हमारे जो भी मतलब मिलिट्री भाई हैं, उनको भी आज पूरी कवच, उनको सुरक्षा मिल जाए। बिल्कुल। मैं एक से उनके गन सब बदली जा रही हैं, एकदम अल्ट्रा मॉडर्न की जा रही हैं। पहले इंसास थी, अब सबकी 47 हो रही है, उसमें 47 AK-47 को एक क्लाशनिकोव ने इसको खोज किया था, इसलिए इसका नाम वास्तविक नाम जो है क्लाशनिकोव राइफल है। और 47 में ये बनी थी, इसलिए 47 इसका नाम रखा गया। उसका जो एक अपवर्ड जो है अपग्रेड जो है वर्जन है, वो 56 है। तो आप इतनी क्या कर रहे हैं? आप भी एक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण हुआ है, विष्णु जिसका नाम रखा गया है। आप जानते हैं हाइपरसोनिक
और सुपरसोनिक में अंतर होता है। सबसोनिक में, सबसोनिक वो मिसाइलें हो सकती है जैसे हमारी निर्भया है, जब कोई 1 मैक से कम स्पीड से चलती है तो इस मिसाइल को सबसोनिक स्पीड वाली मिसाइल कहते हैं। और अगर जो है आवाज़ से ऊपर हो गई तो उसको सुपरसोनिक माना जाता है। 5 गुना तक सुपरसोनिक रहेगी और उसके बाद जाएगी तो इसको हाइपरसोनिक बोलेंगे। तो हाइपरसोनिक मिसाइल को पकड़ना और बहुत मुश्किल होता है। खैर इस पर मैं जितना कहेंगे उतना मैं बताऊंगा। हाँ भाई, उतनी बात जाएगी। मोदी जी के मैंने मनोदशा पे बताया कि कैसे वो सोचते हैं। कुछ लोग अपनी वो ये कभी कभी वो भावुक हो जाते थे, आंसू तो यही कांग्रेस कहती थी कि वो नकली रो रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस को डर लगता था कि ये जो है इनके आंसू देख करके लोग भावुक होकर के इनकी समर्थकों की संख्या ना बढ़ जाए। भाई हमारे देश में जो है भाई ये तो दया का बेश है ना, दया क्षमा ये दर्शन ही हमारी सभ्यता संस्कृति का। तो लोग उनकी ओर आकर्षित न हो जाए उनके आंसुओं पे, ऐसा कह रहे थे। और एक बात और बताऊं, कांग्रेस ने भरपूर कोशिश की कि इनको कैसे हम बेईमान साबित करें। ठीक है, पता लगाया कि इनके पास कहीं बैंक बैलेंस किसी दूसरे के नाम से ज़मीन में गड़ा, सब कहीं इन्हें नहीं मिला। अमूमन ऐसा किसी के साथ होता नहीं कि किसी के पास कुछ ना हो। लेकिन कांग्रेस सोची कि यही एक पॉइंट, अर्थ से जुड़ा एक पॉइंट ऐसा होता है कि किसी को हम बेइज्जत कर सकते हैं, बेईमान साबित करते हैं। लेकिन मोदी जी और उनके भाइयों को आप देखिए, बस साधारण सा काम करने वाले लोग हैं। उनकी माता को भी देख लीजिए, जब कांग्रेस को ज़मीन से आसमान तक मोदी जी के विषय में कुछ भी नहीं मिला कि उनकी कोई हैसियत आर्थिक रूप से इस तरह का है या कोई बेईमानी है इस तरह का, तब उन्होंने जानते हैं क्या फार्मूला निकाला, रात को गढ़ करके अडानी। मैंने एक आदमी से पूछा, ये बताओ कि मोदी जी आज प्रधानमंत्री हैं, कल भूतपूर्व रहेंगे, रहने को खाने को कम है उनको, रहने को कौन है देने, कौन है, किसको वो किसके लिए करेंगे, खाने पीने को सब है। अडानी भी देंगे तो क्या खाने को दे देंगे भाई, सोचने की बात है। लेकिन विपक्ष को मालूम है कि इस देश की जनता को हम, भोली भाली जनता है, जल्दी से बहका देंगे। देखिए कितना नारा लगाते थे, ये कहते हैं ना, देखिए अच्छा मोदी जी पे तानाशाह होने का आरोप लगा देते हैं। कहते हैं कि मोदी जी किसी को संसद में कहते हैं ना कि ये बोलने नहीं देते। ज़रा आपसे मैं पूछ रहा हूँ, ज़रा सा आप बताइएगा, आप घूम घूम करके पूरे देश में चौकीदार चोर है, अब 10 लोग खड़े किए रहते तो तुम लोग को ही बोलना चौकीदार चोर है, पूरे देश में घूम घूम करके कह रहे हो, सीधे सीधे मोदी को चोर कह रहे हो, एक ऑनेस्ट की मिसाल आदमी को तुम चोर कह रहे हो, और तुमको कुछ नहीं हो रहा है, और संसद में वो बोलने नहीं दे रहे हैं। और चौकीदार चोर है, देश भर में घूम करके ये कहने की तुम्हें इजाज़त है, इसकी इजाज़त दे रहे हैं। सबको जेल में बंद कर दे रहे हैं, मुंह बंद कर दे रहे हैं। आपको जेल में नहीं बंद किए, आपसे बड़ा प्रेम है, आपको नहीं भी बंद कर देते, आप तो घूम घूम करके चोर चोर कह रहे थे। कौन सी गाली मोदी जी को नहीं दी गई, आप बताइए, कौन जेल में गया। आप जानते हैं ये तो राजनीति की बातें हैं, लेकिन जो मोदी जी को गलत कह रहे हैं ना, इन सबों का अगला जन्म जो है कीड़े मकोड़े का होगा। एक व्यक्ति राष्ट्र के लिए, और ये देखिए हिंदुत्व की बात करना, हिंदुत्व की बात आती है, कभी कभी मुझसे कोई कहता है कि साहब आप तो सांप्रदायिकता की बात कर रहे थे, आप तो हिंदुत्व मतलब आप हिंदू मुसलमान। हमने कहा नहीं, ये तुम गलत सोच रहे हो। जब हिंदुत्व की हम बात करते हैं तो हम धर्म की बात नहीं करते। हिंदुत्व धर्म नहीं है, यह एक दर्शन है, एक विचारधारा है। और वह दर्शन, वह विचारधारा जिसके सेंटेंस हैं वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः आत्मवत् सर्वभूतेषु आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत्। ऐसे दर्शन को मानने वाले हिंदुत्व को आप ये कहेंगे कि वह किसी एक की, कुछ लोगों की बात कर रहा है। जो पेड़ पौधों की पूजा करता है, जो सांप की कि वो उनके आभूषण है, शिव जी के, उल्लू लक्ष्मी जी के महान है, ये तो सोचिए हमारे ऋषि मनीषी कितने दूरदर्शी थे। उन्होंने जैव विविधता को भी समझा और उनको स्थान दिया।
आपके धर्म में पेड़ पौधों को, जंगल को, नदियों को, पहाड़ों को, ग्रह नक्षत्रों को किसको स्थान नहीं दिया गया है? तो इस धर्म को और इस धर्म के मानने वालों को आप संकुचित या सिमटा हुआ या एक किसी सीमा के अंदर रहने वाली बात आप कह सकते हैं। अरे इसमें सारे इंसानों को ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड को स्थान है। हिंदू तो पूरे ब्रह्मांड का के विचारों का प्रतिनिधित्व करता है, ये कोई मामूली बात नहीं है।